साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है भारतीय जनसंख्या से। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले 20 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन को पीछे छोड़कर आबादी में नंबर 1 बन गया है। इससे पहले सितंबर 2022 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया था। ये दोनों ही घटनाएं भारत के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी हैं, जहां उसके समक्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे और छलांग लगाते हुए विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में भी नंबर 1 बनने की चुनौती है। वहीं दूसरी ओर बढ़ती इस आबादी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार आदि की व्यवस्था करना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। साथियों, यहाँ पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि किसी भी देश की युवा आबादी न सिर्फ देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि उत्पादन, उपभोग, निवेश, इनोवेशन, रिसर्च और निर्यात के अवसर भी पैदा करती है। यह राहत की बात है कि अभी भारत की 68% आबादी कामकाजी है। अभी युवा आबादी न केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे अधिक है। भारत में कुल जनसंख्या का करीब 66% लगभग 75 करोड़ 75 करोड़ से अधिक भारतीय 35 वर्ष से कम उम्र के हैं और यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक देश की 50% आबादी जो है 25 वर्ष से कम उम्र की होगी। इसलिए भारत के इस जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का समुचित दोहन करना बहुत जरूरी है, तभी युवा आबादी हमारे लिए वरदान बन सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि यदि मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। जो भी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं उसे शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए यह सूचना लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अब आता हूं मैं अपने मुद्दे पर। तो साथियों, 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या 36 करोड़ के आसपास थी। 1952 में दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। उसके बाद निरंतर जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास जारी रहे। ध्यान देने योग्य है कि 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को जोड़ा गया था और जनसंख्या नियंत्रण के लिए वृहद स्तर पर लक्ष्य आधारित कार्यक्रम भी चलाए गए। साथियों, वर्तमान में भारत की आबादी बढ़कर जो है 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। इस प्रकार चीन दूसरे नंबर पर है। यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में चीन के मुकाबले अभी 30 लाख से ज्यादा लोग हैं। अमेरिका 34 करोड़ की आबादी के साथ तीसरे नंबर पर है। उसके बाद इंडोनेशिया 27.7 करोड़ के साथ चौथे स्थान पर और पाकिस्तान 24.0 करोड़ के साथ 5वें स्थान पर है। विश्व की कुल आबादी को यदि हम देखें तो यह जनसंख्या अभी 8 अरब के आसपास पहुंच गई है, जिसमें चीन और भारत की दुनिया की इस आबादी में लगभग 36% का हिस्सा है, 36, जिसमें 18% के आसपास जो ये दोनों देश हैं भारत और चीन वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूएनएफपीए ने आयु वर्ग के हिसाब से भी भारत की जनसंख्या का विभाजन किया है। 0 से 14 आयु वर्ग की आबादी को 25% और 10 से 24 आयु वर्ग की आबादी को 26%, 15 से 64 आयु वर्ग की आबादी को 68% तथा 65 साल से ज्यादा की आबादी को 7% के आसपास बताया है। साथियों, इस विभाजन से भी यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं। चीन आयु वर्ग के हिसाब से ऊपर के 3 मानकों में जो है पीछे है। भारत की आबादी 3 दशकों तक बढ़ते रहने की उम्मीद भी व्यक्त की गई है।
यह 165 करोड़ पहुंचने के बाद घटनी शुरू होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार 2050 तक भारत की जनसंख्या 166.8 यानी 166.8 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। तब चीन की जनसंख्या 131.7 मान यानी 131.7 करोड़ रह जाएगी। लेकिन चीन ने मौजूदा रिपोर्ट को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। उसने कहा है कि हमारे पास अब भी 90 करोड़ से ज्यादा लोगों का बेहतरीन मानव संसाधन है। यही नहीं, चीन जीवन उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल रेट के मामले में भी भारत से बेहतर स्थिति में है। और चीन में महिलाओं में यह 42 साल है, पुरुषों में 76 साल है, जबकि भारत में यह क्रमशः 74 और 71 साल है, 74 एंड 71। यूएनएफपीए की एक महत्वपूर्ण बात है कि केरल और पंजाब में बुजुर्ग आबादी ज्यादा है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में युवा आबादी अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दक्षिण और पश्चिम में माइग्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पर यूएनएफपीए में भारत के प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनोर की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि भारत के 1.4 अरब लोगों को 1.4 अरब अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। वोजनार ने कहा है कि सतत भविष्य के लिए लैंगिक समानता, सशक्तिकरण और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अपने शरीर पर उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है और सभी को यह फैसला करने में सक्षम होना चाहिए कि बच्चे यदि हों तो कितने हों। रिपोर्ट यह भी बताती है कि दुनिया भर में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ रही है। इसका कारण प्रजनन क्षमता का घटना और नवजात शिशु और बाल मृत्यु दर में गिरावट का होना है। भारत में भी ऐसा ही देखा गया है। जनसंख्या रफ्तार में आई यह कमी जो है आर्थिक विकास, शिक्षा और जागरूकता के प्रसार से हासिल की गई है। देश में टोटल फर्टिलिटी रेट यदि हम देखें तो प्रति महिला औसत प्रसूति दर 2015-16 में 16 के 2.2 से घटकर 2019-20 में 2 पर आ चुकी है। साथियों, अब हम आते हैं ज्यादा आबादी के नफे और नुकसान पर। इसमें दो राय नहीं कि जनसंख्या का लाभ केवल संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसके लिए गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक है और यह तभी संभव है जबकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर अच्छा हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो और रोजगार की समुचित व्यवस्था हो। यदि ऐसा होता है तो फिर आबादी क्या होती है? बाजार के विस्तार में सहायक होती है, निवेश में बढ़ोतरी होती है और अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। देश के अंदर पूंजी प्रवाह तेज होता है क्योंकि ज्यादा आबादी का मतलब होता है ज्यादा जरूरतें और इससे देश के विकास में भी जो है मदद मिलती है। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जब जरूरतें ज्यादा होती हैं तो स्वाभाविक है कि उत्पादन बढ़ाना होगा और ऐसी स्थिति में रोजगार बढ़ता है। नए नए उद्योग धंधे अस्तित्व में आते हैं। न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को भी बल मिलता है, जो आगे जाकर अर्थव्यवस्था को ठोस रूप देने में सहायक होता है। साथियों, यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र की ताकत है। इसी के बल पर चीन आगे बढ़ा है और उसने अपनी वैश्विक मौजूदगी जो है दर्ज कराई है और विश्व में जो है अभी वह दूसरी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। साथियों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के आम बजट में युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। बजट में सप्तऋषि के रूप में सरकार की जो है 7 प्राथमिकताओं का उल्लेख उन्होंने किया था और उनमें युवा शक्ति के साथ साथ ही समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा एवं निवेश सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास तथा वित्तीय क्षेत्र पर उन्होंने फोकस किया था। ये 7 क्षेत्र उन्होंने जो हैं प्राथमिकता के बताए थे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि अगले 3 वर्षों में
लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी, और जिससे युवाओं का जो है कौशल में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का काम भी चल रहा है, और जिनकी प्रगति जो है अच्छी देखी गई है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन ट्रेनिंग योजना जो है NAPS के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना भी शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करके कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान कर रही है, ताकि अमृत पीढ़ी MSME सहित अन्य नियोक्ताओं के साथ जुड़े और उद्यमिता योजनाओं का लाभ भी आसानी से ले सके। साथियों, अब हम आते हैं बढ़ती जनसंख्या के नुकसान पर। क्या इससे हानियां हो सकती हैं यदि इसका सही जो है एडजस्टमेंट इसका नहीं किया जाए जनसंख्या का? बढ़ती जनसंख्या के मूल में सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, प्रति व्यक्ति आमदनी, जनशक्ति में महिलाओं की भागीदारी, आमदनी को लेकर समाज में व्याप्त असमानताएं, खपत में मंदी तथा घरेलू बचत में गिरावट जैसी कई समस्याएं तो हैं ही, लेकिन भारत के लिए बढ़ती जनसंख्या की स्थिति विशेष चिंता का विषय इसलिए भी है कि भारत के पास विश्व में मात्र 2% भूभाग हैं, और जबकि यहाँ पर विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। इससे सहज ही पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या के बोझ का हम अनुमान लगा सकते हैं। जनसंख्या का दबाव खेती किसानी, वन भूमि, पर्यावरण पर भी साफ देखा जा सकता है। यही नहीं, जनसंख्या का असंतुलन जो है क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। जैसे दक्षिण और पश्चिम भारत में जन्म दर कम है, तो वहीं उत्तर तथा पूर्वी भारत, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में जो है अधिक है। तो ऐसी स्थिति में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उन क्षेत्रों की ओर कूच कर जाते हैं जहां विकास अधिक है लेकिन जनसंख्या कम है। ऐसी स्थिति में कई बार अपने हितों की चिंता में क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण के लिए भी जिम्मेदार है। एक आंकड़े के मुताबिक यदि गांवों से शहरों की ओर पलायन नहीं रुका तो 2030 तक शहरों की आबादी बढ़कर 40% से ज्यादा हो जाएगी। इससे शहरों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव और उत्पन्न होने वाली नई नई समस्याओं का सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न है कि बढ़ती जनसंख्या को आखिर नियंत्रित या कहें कि संतुलित किस प्रकार रखा जाए। इसमें दो राय नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। ऐसा करके हम महिलाओं के शरीर को टारगेट नहीं कर सकते। बच्चे कब हों और कितने हों, इसे महिलाओं पर छोड़ देना ही उचित है। साथियों, यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा देखते हैं तो लोग अब 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जोर जबरदस्ती करने का परिणाम ठीक नहीं होगा, यानी इसके अब कोई मायने नहीं है। इसके अलावा हम आबादी नियंत्रण के सख्त उपाय भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है हम नहीं अपना सकते। हम यह नहीं भूल सकते कि चीन में माओ काल के बाद भी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की सख्त नीति से चीन की आबादी में जो गिरावट शुरू हुई उससे चीन फिर उबर नहीं पाया है, और बराबर ये जो समस्या है वह झेल रहा है। साथियों, यहाँ इस मुद्दे पर भी हम आएंगे कि इस नीति को खत्म करने तथा ज्यादा बच्चों के लिए प्रेरित करने के बावजूद लोगों का जो है चीन में आज, जैसे मैंने कहा, कि मोह भंग हो गया है। और इसलिए चीन की भांति यदि हम
जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो नुकसान ही उठाएंगे। इसलिए लोगों को विश्वास में लेते हुए उन्हें छोटे और बड़े परिवार के लाभ हानि के बारे में जागरूक करना होगा। तभी जनसंख्या नियोजन सभी की सहभागिता से ही संभव होगा और इससे भारत की आबादी के स्थिरीकरण में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा साथियों, यह भी ध्यान में रखने योग्य है और यह प्रश्न यहाँ उठना भी स्वाभाविक है कि जनसंख्या को आखिर हम किस प्रकार सही ढंग से नियोजित करें। तो इसमें हमें जनसंख्या के समुचित दोहन के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ साथ ही रोजगार प्रदायक शिक्षा यानी जो रोजगार प्रदान कर सके उस व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना होगा, ताकि ऐसे युवा तैयार हो सकें जो देश की प्रगति में सहायक बन सकें। यह खुशी की बात है कि सरकार ने युवा आबादी को ध्यान में रखकर कौशल विकास की पहल की है और उसमें बराबर ध्यान दिया है। यहाँ पर हमें कौशल आधारित रोजगार के अवसरों पर भी लेकिन जोर देना होगा। उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक यदि कौशल विकास किया जाए तो शिक्षित बेरोजगार इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कौशल विकास का। यह भी सच्चाई है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दिक्कतों का एकमात्र निदान जो है कौशल विकास से ही संभव है और कौशल विकास जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह खुशी की बात है कि लगभग 20 मंत्रालय तथा विभाग कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए देश में कुशल सक्षम कार्यबल तैयार कर रहे हैं और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कौशल विकास पर फोकस किया गया है। यह एक शुभ संकेत है कि तकनीक आधारित नए नए उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं और उनमें अच्छी खासी संख्या जो है स्टार्टअप की है। सरकार की ओर से विभिन्न विकासात्मक जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और जिनमें स्टैंड अप और मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया प्रमुख हैं, इनके माध्यमों से युवाओं की तकदीर बदलने की दिशा में अच्छा काम हो रहा है और इनके परिणाम जो हैं प्रोत्साहन भरे हुए हैं। यहाँ हम यह भी चाहेंगे कि पारंपरिक पाठ्यक्रमों के स्थान पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, जल सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन, लैंगिक एवं मानविक स्वास्थ्य जैसे विषयों को भी पाठ्यक्रमों में यदि शामिल किया जाए तो इससे भी युवा जो है इन सारे विषयों से परिचित होगा और समाज में अपना और अधिक महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होगा। यहाँ हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ अधिकांश लोगों की आमदनी कम है, इसलिए हमें अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने की जरूरत है और यह तभी संभव होगा जब आम लोगों की जेब में पैसा आएगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और उत्पादन का विस्तार होगा। इसलिए रोजगार जो है बढ़ती आबादी के लिए रोजगार मुहैया कराना बहुत जरूरी है। यह खुशी की बात है कि सरकार वोकल फॉर लोकल के तहत कृषि से अलग घरेलू और कुटीर उद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और पर्यटन उद्योग को भी और गति अभी दी जा रही है। सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के योजना के जरिए जो है स्थानीय उत्पादों पर बल दिया जा रहा है और उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिली है। इसका दूसरा लाभ आने वाले समय में यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वीरान होने से बचेंगे, लोगों का शहरों की ओर पलायन रुकेगा। उल्लेखनीय है कि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदायक क्षेत्र जो है MSME है, यानी सूक्ष्म और लघु क्षेत्र। भारत की जीडीपी में इसका योगदान लगभग 38% है, 38%। भारत अभी भी गांवों का देश है। गांव में बुनियादी सुविधाएं मसलन
कनेक्टिविटी, आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्वच्छता आदि की जो व्यवस्था होनी चाहिए वैसी अभी नहीं है। इसलिए सरकार को गांव में व्याप्त समस्याओं के समाधान की दिशा में भी और ठोस पहल करनी होगी। साथियों, यहाँ हम यह नहीं भूल सकते कि किसी भी देश में स्वस्थ नागरिकों को उस देश के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी एसेट माना जाता है। प्रसंगवश यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जिन 5 स्तंभों अर्थात अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, मांग के साथ साथ जीवंत आबादी पर भी बराबर फोकस किया है। तो जीवंत आबादी मतलब वाइब्रेंट डेमोग्राफी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी से प्रधानमंत्री मोदी का तात्पर्य यही है कि ऐसी आबादी जिसका वे सर्वतोमुखी विकास करना चाहते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट। इसलिए सरकार जीवन का पोषण राष्ट्र का पोषण है, इसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। नीति आयोग की राष्ट्रीय पोषण कार्य नीति यानी नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी में भी देश को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। सरकार ने आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में 2017 में 2017 में महिला शक्ति केंद्र योजना की शुरुआत की थी। उनकी शिक्षा, सेहत, खास तौर पर प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की गई है और इनके उत्साहवर्धक परिणाम दिखाई दिए हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ साथ यदि हम जनसंख्या में एक संतुलन स्थापित करने में समर्थ होते हैं तो फिर कोई कारण नहीं कि हमारी आबादी कमजोरी नहीं बल्कि वरदान बन सकती है। और यह सब न केवल सरकार बल्कि हम सबकी समान भागीदारी से ही संभव है। तो साथियों, ये मेरा आज का विचार था। अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिए। पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक का मैं हमेशा स्वागत करता हूं, क्योंकि उसी से मुझे अपने विषय को और अधिक बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और पुनः कह रहा हूं कि बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, लिंक बराबर मैं आपको दे रहा हूं। यदि उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ फिर मिलता हूं अगले एक ज्वलंत मुद्दे पर। और तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और बेसब्री से मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।